देखिए, हम कारनामा दीपक सर अक्सर चलती हुई गाड़ी में करते हैं, पर पीएम की अपील है पेट्रोल डीजल बचाना है। वंडरफुल। अब तो हम गाड़ी को रोक करके ये कारनामा मैं कर रहे हैं। आपको बताता हूँ क्यों अपील की है। इसके कारण क्या, पहले तो जी। सोना, हमारी जो बेटियां हैं भारत की, उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। फिर अगर इतने स्ट्रेटेजिकली पीएम चल रहे हैं तो विपक्ष उनको, खासकर राहुल गांधी, उनको कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है, जिसका भी आपने नाम लिया मैं तो जानता नहीं है। कहनी है एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार जो अंदर के हैं, जो आलोचना करते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये है वो है, अगर राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं आप? मैंने नहीं बोला ये। जो लोग कहते हैं कि वो किसी का नाम नहीं लिया। कल दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ता है, कैसे छिड़ेगा, कौन लड़ेगा? सब मेरा ये मानना है, आज स्थिति ऐसी है, अगर इसने और कुछ किया जो ट्रम्प चाहता है ये करे, आपको तकलीफ हो मुझे तकलीफ हो, हम सब, ट्रम्प बोलेगा देख लिया आपने इस आदमी को, आ जाओ सब इकट्ठे होकर ठोकते हैं इसको, इसका क्या अस्तित्व मिटा देते हैं। लेकिन हमें एज अ इंडियन किस बात से सबसे ज्यादा डर के रहना चाहिए? सप्लाई चेन टूटेगी इससे, इंटरनेट टूटेगा इससे, बैंकिंग सिस्टम टूटेगा इससे, नहीं, या पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है? पेट्रोल डीजल का संकट से हमें डरना चाहिए, इंटरनेट को हम संभाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ दीपक जी कि जो सबसे ज्यादा कम खपत करेगा पेट्रोल डीजल की, इलेक्ट्रिसिटी की, सोने में इन्वेस्टमेंट की, वो सबसे ज्यादा देर तक इस युद्ध में लड़ पाएगा। 100%। नमस्कार दोस्तों, कारनामा के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने सिर्फ दुनिया नहीं देखी, बल्कि दुनिया की राजनीति को बहुत करीब से जिया है। भारत की विदेश नीति हो, युद्ध कूटनीति हो, सत्ता के गलियारे हों, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हों, इसे समझने के लिए जिन चुनिंदा लोगों की ओर देश देखता है, देशवासी देखते हैं, उनमें से एक नाम है दीपक वोरा। सर, आपने इतनी तारीफ कर दी है, थैंक यू वेरी मच। अभी बची है सर, मैं इसके काबिल नहीं हुआ। अभी बची है। अब मेरा चेहरा लाल हो रहा है। नहीं, मैं बता दूं आपको कि भारतीय विदेश सेवा के 1973 बैच के आप अधिकारी हैं, भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, सूडान, पोलैंड, आर्मेनिया समेत कई देशों में दीपक वोरा साहब ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के टेक्नोलॉजी एडवाइजर रहे हैं आप। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के अफ्रीका के संघर्ष क्षेत्रों तक दशकों का अनुभव आप रखते हैं और दुनिया की बदलती ताकतों को बेहद करीब से देखने और समझने वाले एक विलक्षण राजनयिक हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आज जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक तनाव के एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है दोस्तों, और भारत के अंदर भी सरकार की तरफ से अब सोना कम खरीदने की आवाज आ रही है, पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और विदेशी यात्राएं टालने जैसी अपीलें सामने आ रही हैं, और खुद प्रधानमंत्री सामने आकर के इन अपीलों को कर रहे हैं, तो ऐसे में ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दुनिया किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है, और अगर हाँ, तो भारत कितना तैयार है? कई लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपील तो कर दी, ये नहीं बताया कि हुआ क्या है या होने क्या वाला है। तो यही समझने के लिए आप आज दीपक वोरा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कारनामा में आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शानदार कारनामा प्रोग्राम जो है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा जब मैंने उनको बताया कि आप आ रहे हैं, अच्छा, दिस इज अनुराग मुस्कान, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अरे एंकर। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आपकी तारीफ है, यू आर रियली ब्रिलियंट, और आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी ऑनेस्टी जो है, आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आप सही वही करते हैं, कहते हैं जो आपको कहना चाहिए। थैंक यू सर। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं इतना बता देता हूँ अनुराग जी। एक तो पहले मुझे जन्मदिन मुबारक दीजिए। कल मैं 75 साल का हो गया हूँ सर। और इन 75 सालों में से 52 इयर्स 53 इयर्स डिप्लोमेसी देश को सर्व किया। वाह 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 वाह। तो बड़े साहब का भी मैसेज आया था कि मुबारक हो एटसेट्रा। तो अब इसमें मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, मैं एक बहुत साधारण बेटा हूँ अपनी माँ भारती का, और जो उसके ऋण है मुझ पर, मैं वो चुका रहा हूँ। तो अभी 75 साल का हो गया। जब मैं 25 साल का था, तो उस समय मैं पेरिस में पोस्टेड था 1976 में, और उस समय अंगोला में जंग हो रहा था और कोल्ड वॉर चल रही थी, और यहाँ जंग हो रहा था, वहाँ जंग हो रहा था। और मैंने कहा यार ये तो बड़ी गंदी बात है, लेकिन स्थिरता थी क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी।
उसके बाद फिर मैं जब 50 साल का हुआ तो 9-11 हो गया, और अब जब मैं 75 का हूँ तो ईरान और यूक्रेन हो गया यहाँ पर। तो अब 100 साल का होऊंगा तो क्या होगा, मैं होना नहीं चाहता 100 साल का, पता नहीं सर, दुनिया में क्या हम होगा। चाहते हैं कि आप 100 साल Thank के you. भी हों और देश में और Thank विश्व you. में शांति रहे। Thank you. देखिए, हम कारनामा दीपक सर अक्सर चलती हुई गाड़ी में करते हैं, पर पीएम की अपील है पेट्रोल डीजल बचाना है। वंडरफुल। अब तो हम गाड़ी को रोक करके ये कारनामा मैं कर रहे हैं। आपको बताता हूँ क्यों अपील की है, इसके कारण क्या। पहले तो जी। सोना, हाँ, मजेदार बात यह है कि भारतीय सरकार के, ये मैं जानता हूं, मैं टीम में रहा हूं, भारतीय सरकार के पास लगभग 850 टन सोना है, और 100 टन सोना 2 साल पहले हम वापस लेके आए थे। कहां से वापस लेके आए थे? हम वापस लेके आए थे फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, 100 टन। तो मैंने उससे पूछा, जो हमारे उस समय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे, इंचार्ज होते, सब रिटायर हो गए। मैं कहा, टाइगर तुमने 30 साल से बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखे हुए? तो कहते मेरे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने कहा तो अनुराग मुस्कान के बाथरूम में रख लेता। ये कौन सी बात है सर, मेरा बाथरूम बहुत छोटा, मैं ही नहीं आ पाता उसमें। मैं ही नहीं आ पाता। तो उसमें क्या हुआ कि अब 850 के आसपास है। हमारी बेटियों के पास 35,000 टन सोना है, 35,000। इसीलिए हमारी जो बेटियां हैं भारत की, उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ग्रेट ऑफ यू सर। तो बड़ा मजा आता है ये चीजें जब मैं देखता हूँ। 35,000, और उसकी कीमत बेटा आज की जो गोल्ड रेट है, इट इज अबाउट 6 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। 6 ट्रिलियन डॉलर उसकी कीमत है आज। एक चीज आपको और बता देता हूं, जब आपातकालीन स्थिति होती है, 1962 में मेरा परिवार टूट गया था सर, हम अनाथ हो गए थे जंग में। अभी तक याद है, माँ जहां हम रहते थे मथुरा रोड पे, नीचे देश की राजधानी में, नीचे आई, मैं था उनके साथ। अपने हाथ से चूड़ियां उतार के, तो प्रधानमंत्री रक्षा कोष के लिए कलेक्शन चल रही थी, रसीद दी उनको, वजन दिया और चले गए लोग। अभी तक मुझे याद है उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी थी। ये देश की भावना होती है। 65 में जंग हुआ, मुझे अभी तक पक्का है कि हम लोग खुद, मैं भी, हम लोग जाते थे रेलवे स्टेशन पे जी। और लोग वहां पे खाना खिलाते थे सिपाहियों को, जी। जो बॉर्डर पे जा रहे हो या वापस आ रहे हो। और कुछ तो हमसे कहते, भाई 3 जगह तो खा चुके हैं, खाओ चुपचाप से। चौथी बार भी हमारे साथ 71 में द सेम। 99 में जो कारगिल का हुआ है, वो मैंने देखा है किस तरह से पूरा भारत एक हो गया था। और 71 में तो खैर था ही, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, बट 99 कारगिल में भी सब इकट्ठे हो गए थे कि बताओ क्या करना है। ये चीज मैंने ये खुद देखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर था जी। तो बेटा, ये जो पीएम साहब ने कहा, एक तो सोने का, बिकॉज गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। आपने उसको रखा हुआ, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है। और आजकल तो ये हालत है, मैं मजाक करता हूँ, दक्षिण भारत के मेरे दोस्त हैं, आप लोगों की जब शादी होती है, कहते हैं लड़की की फोटो नहीं चाहिए, सोने की फोटो भेजो। पहले ये बताओ कि सोना हमारे पास कितना है। तो ये चीजें जो अगर हम देखते हैं, हमें पता लगता है। ये मेरा फोन बार बार क्यों बोल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। आई एम नॉट अ बिजी पर्सन। उसको बोलना है कि मुझे फोन मत करा करो बार। अच्छा सर, मैं आपसे लेट मी कंप्लीट। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि डीजल और पेट्रोल की खपत जो है, जो इसका कंजम्पशन है, कम करिए। शुरू में जब ये स्थिति हुई थी सर, हॉर्मुज को मैंने बंद नहीं किया, आपने बंद नहीं किया, अमेरिका ने बंद नहीं किया, भूटान ने बंद नहीं किया, ईरान और अमेरिका का युद्ध हमने नहीं करवाया, ईरान इजराइल का युद्ध हमने नहीं करवाया। ईरान ने बंद किया उसको, जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो अंतरराष्ट्रीय वाटरवे है। अब कहता है कि मैं वहां का चौधरी। अमेरिका ने क्या किया, जो लोग कई भूल जाते हैं, कि उसने तो हॉर्मुज बंद कर दिया है, अमेरिका ने उसके बाद हॉर्मुज से बाहर निकलेंगे तो वहां नाकाबंदी कर रखी है, ब्लॉकेड। ओके, वो लीगली किसने कहा, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत किया, ईरान ने नहीं किया। मान लीजिए कल ईरान डर के खोल देता है, क्योंकि 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 192 ईरान से कह रहे हैं भाई ईरान को भूल जाइए कि तुम खोल तो दे, वो अड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कल वो खुल जाता है, तो फिर अमेरिकन ब्लॉकेड भी तो है, तो फिर अमेरिकन तो चौधरी बन जाएगा उस एरिया का, कि मुझसे पूछे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। अब चीन के जो 3 जहाज निकल गए हैं, लोग कह रहे हैं हाँ ईरान की कितनी अच्छी बात है, उसने 3 जहाज, अरे 3 जहाज वो अमेरिकी ब्लॉकेड ने जाने दिए। ओके, ईरान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आजकल बैठे हुए हैं चीन में और पिंग पोंग के साथ बातचीत चल रही है। सो हमारी जो शुरू में जब ये समस्या आई थी, हमारे पास 40-45 दिन का, दिस आई नो बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द ग्रुप, 40-45 दिन का रिजर्व था। अब कोई 10 दिन का रह गया। अच्छा, पीएम साहब 4 यूरोपियन देशों में जा रहे थे, अब वो
यूएई से होते हुए गए हैं और वहाँ पे उनके जो मीटिंग हुई है MBZ, मैं उसको कहता हूँ, मोहम्मद बिन जायद बिन नहान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी में भारत आए थे। तो 4 घंटे का PM का है, कई एग्रीमेंट्स होंगी। यूएई ने, और इसको समझ लें सर आप, यूएई ने छोड़ दिया है, किसको छोड़ दिया है यूएई ने? यूएई हैज क्विट, उसको बोलते हैं क्या, ओपेक। और उसने ओपेक को क्यों क्विट किया है? ये कौन मुझे बार बार इसको बंद कैसे करते हैं? आपको आता है बंद करना? कोशिश करता हूं सर। तो मैं ये आपको इतना कहना चाहता था सर कि हम लोगों ने ये जो ओपेक को इसने छोड़ दिया, इसका मतलब कितना तेल तुम बना सकते हो, किस कीमत पर बेच सकते हो, उसमें अब आजादी है। Do you understand? मैं समझ गया सर। ये खेल यूएई ने और भारत ने मिलके खेला है। छोड़ दे उसको। और फिर 10 साल 15 साल 20 साल तेरी किसी को और मार्केट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मुझ पे भरोसा आप करते हैं। शेख जायद ने कहा, जायद बिन, उसको मोहम्मद बिन जायद ने कहा, यस मैं आप पे भरोसा, आपने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। और ये भी याद रखिए, सोने की हम बात कर रहे थे, दुबई जब मैं पहली बार वहां गया था, एक छोटा सा गांव था मछुआरों का, और जो वहां पर तरक्की हुई है, भारत को सोना जो स्मगलिंग होती थी ना, उसके कारण हुई है। हमारे लोगों की तो सोने की बहुत भूख थी, बहुत स्मगलिंग होती थी, खैर अब तो सब खत्म हो गया। सो एक जो PM साहब ने कि सोने की कोई वैल्यू नहीं, मत करिए, बहुत हमारी विदेशी मुद्रा जाती है, हमारी जो कंजम्पशन है that is 10 times our production। तो वो 90% एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? बाहर से आता है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। फिर अब वो जमाना चला गया जब इंडियन रुपी भी गल्फ में चलता था, गल्फ रुपी कहते हैं, इट्स ऑल फिनिश नाउ। फिर जो अगर हम डीजल का और इसका बचत करें सर, बहुत बचत होगी। देखिए अनुराग सर, आप भी भारत के बेटे हैं, मेरी बेटी की उम्र क्या है, मैं 75 साल का हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 24-25 अप्रैल, ज्यादा समय नहीं हुआ, महीना भी नहीं हुआ, बिजली की डिमांड भारत में पहुंच गई थी 260 गीगावाट। ओके। 1 गीगावाट में 1 बिलियन 9 शून्य वाले वाट होते हैं। और मेरे को जो लोग जानते हैं कि मुझे कहते हैं आप सरकार के चमचे हैं, मैंने कहा मैं सरकार का चमचा नहीं हूँ, महा चमचा कहीं तो मैं मान लूंगा, चमचा नहीं हूँ, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाट एन अमेजिंग मैन। तो मैंने ये कहा है कि जो लोग मुझे कहने लगे, जी अब तो आपकी ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, एक जगह टूटेगा, इतनी कभी डिमांड हुई नहीं भारत के इतिहास में, अब तो टूटेगा 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 और पूरा देश डार्कनेस होगा, फिर ये नुकसान होगा। ये यू नो सर, जो पीक डिमांड थी 260 या 265 गीगावाट की, 1/3 उसका किसने हमारी मदद की? सूर्य देवता ने, सोलर एनर्जी। अब आप लोग जो ये प्रोग्राम देखें, समझिए ये सरकार जो सोलर एनर्जी पे जोर दे रही है, कितने शातिर खिलाड़ी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। वो जानते थे अगर एक दिन कोई और समस्या हुई, कम से कम सोलर एनर्जी ये बहुत ही जरूरी चीज है जी, कि सोलर एनर्जी। फिर सर एनर्जी की अब बात होगी, हम तेल का यूज नहीं करते टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम तेल का फैक्ट्री में यूज करते। तो उन्होंने कहा है कि महंगाई तो होनी पड़ेगी, हमारी जो तेल कंपनियां बहुत नुकसान हो रहा है, अब 3-3 रुपए बढ़ गई है डीजल और पेट्रोल की कीमत, कोई समस्या नहीं। उतना ही अगर समझ लीजिए 3% बढ़ी है तो 3% हम रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। मैं अभी बेलगाम कर्नाटका से लौटा, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग, मैंने वहां से मेट्रो लिया एयरपोर्ट भारत में, दिल्ली में टर्मिनल 3 से यहाँ पहुंच गया शिवाजी स्टेडियम पे, वहां से मेरे 80-90 रुपए ऑटो वाले नहीं लिए, मुझे घर ले आया। यू नो दिस इज द, इफ ईच वन ऑफ अस, ये मत पूछो अनुराग सर कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। कोई शक नहीं है सर कि देश के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, सब करना चाहते हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल, विदेशी यात्राएं ना करें, ये केवल उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइस दी है या फिर ये किसी बड़े वैश्विक संकट की सॉफ्ट तैयारी का? 100%। हमेशा चाणक्य ने क्या कहा था, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। यानी समस्या काफी गंभीर हो, ईरान नहीं माना, फिर ठोकना शुरू कर दिया। PM साहब इजराइल गए थे और 2 दिन के बाद इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ठोका ईरान को। अब PM साहब गए हैं यूएई, तो मुझे किसी ने आज फोन करके क्या कहा, 2 दिन के बाद यूएई ठोकेगा ईरान को क्योंकि PM वहां पर है। PM वहां पर। मैंने कहा टाइगर चल कोई और बात कर, चाय ले, आज चाय पियेंगे बैठ के, मुझे पता है क्या होने वाला है, पर ये चीजें हम लोग
ऐसे बयान हम लोग नहीं दे सकते। सो लेट मी जस्ट पुट इट टू यू लाइक दिस कि स्थिति खराब हो सकती है, गंभीर हो सकती है अगर ये स्ट्रेट्स नहीं खुलता, जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। नहीं खोलता है, कहता है मैं मर जाऊंगा पर नहीं खोलूंगा, तो फिर मर जा, अमेरिका तो ठोकेगा 2 दिन के अंदर, आप देखेंगे। और नेतन्याहू साहब ने जो कहा था कि मैं विजिट पे भी गया था यूएई, क्योंकि सर ये सब लोग तंग आ चुके हैं ईरान से। इनको डर इजराइल से नहीं है सर, इनको डर है ईरान से। और अगले 3-4 साल में आप देखेंगे कि उस एरिया में इजराइल पूरा एनर्जी हब बन जाएगा, एनर्जी किंग, और सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेगा इस एरिया में। दिस इज 100% हैपनिंग। सो ये चीजें अगर आप देखें, जो पीएम साहब की जो अपील है कि आप तैयार रहो, हम लोग, हमारा दिल चाहता है कि ये आपातकालीन स्थिति ना हो, लेकिन मन कहता है तैयार रहिए। फिर अगर इतने स्ट्रेटेजिकली पीएम चल रहे हैं तो विपक्ष उनको, खासकर राहुल गांधी, उनको कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है, जिसका भी आपने नाम लिया मैं तो जानता नहीं हूँ, उनको मालूम नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनको मालूम नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। उनको एक चीज जो भी है आप मेरी तरफ से बता दीजिएगा, ये एक ऐसा इसको मैं जामवंत कहता हूँ रामायण से। अच्छा, आपको मालूम है कि जब सीता माँ को नहीं ढूंढ पा रहे थे भगवान श्री हनुमान, 28 बड़े बड़े स्थान हैं जो हनुमान से कनेक्शन जिनका है। 14 में मैं गया हूँ सर, और मेरी छाती पर भी मैं उनको पहनता हूँ। अच्छा। डिप्रेशन में चले गए थे भगवान श्री हनुमान कि सीता माँ को नहीं ढूंढ पाए। हाँ। क्योंकि फिर मर्यादा पुरुष राम को क्या कहेंगे, वो तो उनके सर्वश्रेष्ठ जनरल थे भगवान श्री हनुमान, क्या बोलेंगे उनको। खाना पीना बंद कर दिया ये। और सर रामायण हमारी माइथोलॉजी नहीं है, मेरा एपिक है, मेरा इतिहास है। अरे रामलला का घर तो हमने ढूंढ लिया जहां उनका जन्म हुआ था। तो फिर क्या होता है सर, जामवंत भालू आके हनुमान से कहता है अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, तेरे में बहुत दम है। इस आदमी ने आकर मुझे और आपको, भारतवासियों का, हम में बहुत दम है, याद करिए। और भारत ने अपनी ताकत याद कर ली है। इसीलिए अभी तक आपने देखा होगा, एक वो हमला हुआ था हमारे ऊपर, आपको याद है पिछले साल, वो जो बेवकूफ है वहाँ खेती मार्शल, पता नहीं किसकी औलाद है वो, अपने आप को खेती मार्शल तो कहता है, वो फील्ड मार्शल, हाँ पता नहीं कौन, फील्ड मार्शल, हाँ फील्ड गधा कहीं का। तो उसने मुनीर, हाँ वैसे मुन्नी बाई, तो मुन्नी बाई ने कुछ कहा था, आपको याद होगा सर। 26, आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ जी, 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटा दिया था। मैं माफी चाहता हूँ, हम रक्षा नहीं कर सके आपकी बेटी, माफ कर दीजिए। लेकिन उन तीनों आतंकियों को तो हमने पहले उड़ाया, फिर हमने उनके आतंकी हमलों पर, ये ठिकानों पर हमने हमला किया, ध्वस्त कर दिए बिल्कुल उनको पूरी तरह से। और जो नूर खान एयरबेस को हमने ठोका था, वहाँ चाइनीज भी थे, टर्की भी वाले थे, अमेरिकन भी थे, और जिहादिस्तानी तो थे। वो सब बैठे हुए थे उनकी मदद करने। बहुत भयंकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जैसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। वही कंपनी ने बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक, $600 मिलियन। अब तो खत्म हो गया, दोबारा नहीं बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इस आदमी ने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। उसको पता है कि भारत किस काबिल है, क्या काबिलियत रखता है, और उसने भारतवासियों को कहा है कि इसको पूरी तरह से अपनी ताकत रियलाइज करनी है, तो थोड़ी सी अगर आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े वो कर दीजिए। भारत में तो फिर भी सिर्फ बहुत लिमिटेड कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में तो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी होगी। यूरोप तो वैसे ही थका हुआ कॉन्टिनेंट है। अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है। वी आर स्टिल प्रोटेक्टेड सर। हमारा सारा जो एरिया, कब तक रहेंगे सर प्रोटेक्टेड? जब तक ये आदमी हमारा नेतृत्व करता है, नरेंद्र मोदी। 100%। और सर जो लोग आलोचना करते हैं ना सर, बॉर्डर पे को, मैं तो फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ सर। बॉर्डर पे तो हमारे फौजी बैठे हैं ना रक्षा करने के लिए। कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार जो अंदर के हैं, जो आलोचना करते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये है वो है। राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं आप? मैंने नहीं बोला ये। जो लोग कहते हैं कि वो, किसी का नाम नहीं लिया, मैंने इतना ही कहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रॉमिस्ड, कॉम्प्रोमिस्ड, क्या बोलते हैं आप लोग, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज, जो देश के लिए हंसते हंसते मेरी तरह अपनी जान दे देगा, क्या बोलते हैं आप? आई डोंट थिंक दिस शुड बी डन। इसको हम सर, मैं तो बॉक्सिंग करता था, इसको हिटिंग बिलो द बेल्ट कहते हैं, क्योंकि आप बेल्ट पेटी के नीचे नहीं मारते बॉक्सिंग में। तो ये गलत बात है। ये गलत बात है सर। आपने शीत युद्ध भी देखा है, आपने ऑयल क्राइसिस भी देखा है, आपने आतंकवाद का दौर भी देखा है, लेकिन आज पहली बार दीपक जी ऐसा क्यों लग रहा है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगा, हमारे किचन, हमारे बैंक अकाउंट और मोबाइल स्क्रीन तक आ जाएगा? क्योंकि
इस बार जो बेसिक इशू हॉर्मुज की एनर्जी की है। एनर्जी तो सब कुछ है हमारे लिए, राइट? आज की दुनिया इतनी निर्भर है उस पर। मान लीजिए कि एनर्जी फ्लो चलता रहता, ईरान बंद नहीं करता, ईरान की कौन परवाह करता है फिर? मर गया तो मर गया, nobody cares। बट इसने मेरे को चोट, जबकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना भूटान का, ना नेपाल का, ना साउथ कोरिया का, ना जापान का। आप इनको क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? घमंड के लिए या अमेरिका को पनिश करने के लिए आप हम सबको पनिश कर रहे हो? आपका एक दोस्त नहीं बचा है। तो अब जो आपने बात की, हमारे मोबाइल महंगे होंगे, आपने कहा है कि हमारे घर में आएगा, हमारी तनख्वाह पर किचन में आएगा, किचन में आएगा, 100%। कुकिंग ऑयल भी महंगा होगा, क्योंकि हर चीज आप, भारत बिजली उत्पादन के लिए नहीं यूज करता तेल, आपके ऑयल बनाने के लिए, कुकिंग ऑयल, फैक्ट्रीज हर जगह तो तेल का इस्तेमाल होता है। और हमारा जो 85% हमारा जो कंजम्पशन, जो ऑयल है रिक्वायरमेंट, वो हम इंपोर्ट करते हैं। कीमतें उसकी बढ़ती जाएंगी तो किसी को तो नुकसान भुगतना पड़ेगा इसका। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े तगड़े थे 1991 में, जब मैं सर व्हेन आई वाज स्पेशल OSD PM नरसिम्हा राव के टाइम में, हमारे नहीं, वो जो चंद्रशेखर का टाइम था, हमारे पास 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, उससे कम फॉरेन एक्सचेंज थी 3 हफ्ते के लिए। अगर उस समय जंग होता तो हम फंस गए थे। फिर फैसला किया गया कि 67 टन हमारा सोना हमने गिरवी रखा था सर। IMF के पास भाई, वर्ल्ड बैंक के पास गए, वो कहे भाग जाओ, नहीं देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी भरोसा नहीं है। फिर हमको $600 मिलियन मिले, जिससे हमने इसेंशियल इंपोर्ट्स की। अनुराग सर, सबके सामने मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन जब हमारा सोना हवाई जहाज में गया, मैं अपने बॉस के कमरे में गया और उसके कंधे पर सिर रख के मैं रोया कि सर आई एम रिजाइनिंग। बोला क्यों? मैं कैसे देश के लिए काम नहीं करना जिस पे कोई भरोसा नहीं करता। तो मेरे बालों को ऐसे सहला के कहता है, दीपक ये समय भी गुजर जाएगा। 1 बिलियन तब 91, और फिर 34-35 साल के बाद आप आज देख लीजिएगा 700-750 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व थे। इसीलिए हमें इतना धक्का नहीं लगा है जितना। ये भी बहुत शातिर खिलाड़ी रहे हैं हमारे लोग। सो वी आर प्लानिंग फॉर, इसको हम कहते हैं तू साजिमुत, ऑल डायरेक्शंस। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कभी यहाँ से आपत्ति आए, वहां से आए, इधर से आए। लेकिन हाँ, ये सही है कि हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर हमें थोड़ी बहुत अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठिनाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, हम करेंगे। मेरे परिवार, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी है, 49 इयर्स, 1 पत्नी, 49 साल पत्नी बनी होनी चाहिए। अब तो बेटा, वो मैं तो मजाक में रेखा से कहता हूँ कि अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है दोनों तरफ की। उनसे ये भी पूछता हूँ मजाक में कि अगले जन्म में मेरी पत्नी बनेगी। कहती है इतना सताया मेरे को आपने। मजाक हम लोग वो भी मजाक करते होगी, मजाक करते हैं आपस में। She don't want to miss you। नहीं, वो तो हम लोगों की इतनी, हाँ, वो तो इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन जाती, we become friends after a while। तो इसमें अनुराग साहब, मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि अगर कोई दिक्कत होती है, we are ready to deal with it। Okay। एंड डील में अकेले नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। सब लोग, 140 करोड़ की बहुत ताकत है। ठीक है, हम स्थिति को संभाल सकते हैं, ये भरोसा काफी है। लेकिन अगर कल दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ता है, कैसे छिड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। पहली में 30 देश लड़े थे, दूसरी में 60 देश लड़े थे। कौन लड़ेगा सर? ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध है। और कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। कौन जाएगा मरने के लिए इजराइल के लिए? मैं तो नहीं जाऊंगा, इजराइल अपने आप जाएगा। अमेरिका के मरने के लिए कौन जाएगा? ईरान के मरने के लिए ये जो मुल्ले यहाँ बैठे, ओ ये जाओ ना फिर। एक चीज वो पिंजरे वाली मुनिया ने कही थी कि जो शिया समुदाय के लोग उसके पास गए थे कि भाई देखो ईरान का समर्थन करो, कहता आपको इतना दुख है तो आप जाके लड़ो वहां पे। जाएगा कोई नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करे। लेकिन फिर भी अगर युद्ध की स्थिति इससे ज्यादा विकराल होती है तो सबसे पहले मिसाइलों से पहले क्या टूटेगा सर? सप्लाई चेन टूटेगी, 100%। इंटरनेट टूटेगा, बैंकिंग इंटरनेट सिस्टम की तो टूटेगा। ऑलरेडी ईरान धमकी दे रहा है कि मैं इंटरनेट को ब्लॉक कर दूं। अरे तेरा क्या लेना, क्या दुश्मनी है तेरी अर्जेंटीना के साथ? क्या दुश्मनी है साउथ कोरिया के साथ? क्या आपकी दुश्मनी है वानुआटू के साथ, नेपाल के साथ? क्यों ये सब क्यों करे? क्योंकि केबल्स उस एरिया से जाती हैं, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। अगर किया, सब मेरा ये मानना है, आज स्थिति ऐसी है, अगर इसने और कुछ किया जो ट्रम्प चाहता है ये करे, आपको तकलीफ हो, मुझे तकलीफ, इसको हम सब, ट्रम्प बोलेगा देख लिया आपने इस आदमी को, आ जाओ सब इकट्ठे होके ठोकते हैं इसको, इसका क्या अस्तित्व मिटा दे। मिटा दे। ये मुल्ला सरकार जो है, मेरा ख्याल है कि वो स्थिति
अगर ये मूल्य समझ पाएं, ये IRGC वाले जो हैं इस्लामिक ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर है, क्योंकि अली खुमैनी साहब ने, जिन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी साहब जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि आप तो दुनिया को इस्लामाइज हम लोग करेंगे और आप हमारे स्टॉर्म ट्रूपर्स होंगे, और जब दुनिया को इस्लामाइज करेंगे सबसे पहला देश उसमें भारत होगा। ये तो उनके वचन हैं, उनके वर्ड्स हैं। सो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें सर, फिर दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाएगी, इस्लामिक देश इनके अगेंस्ट हो मैं जाएगा। समझ गया, लेकिन हमें एज अ इंडियन किस बात से सबसे ज्यादा डर के रहना चाहिए? सप्लाई चेन टूटेगी इससे, इंटरनेट टूटेगा इससे, बैंकिंग सिस्टम टूटेगा इससे, नहीं, या पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है पेट्रोल इससे? डीजल का संकट से हमें डरना चाहिए, इंटरनेट को हम संभाल लेंगे, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है। बस अफवाहें, उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि अब गैस सिलेंडर की कहाँ 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, क्योंकि लोगों ने अफवाह फैला दी थी। अब मैं और मेरी पत्नी, जब हमने देखा कि हम लोग तो पाइप नेचुरल गैस यूज करते हैं, PNG, आप लोग लीजिए, और हम लोग अब पता है क्या करते हैं सर, हमारे पास सोलर कुकर है, अभी छत पे पड़ा, आइए भोजन करेंगे, अभी बन रही खिचड़ी बन रही है उसके अंदर रात के लिए। सो वी यूज सोलर कुकर्स, या फिर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं हम लोग, ये दूसरी चीजें नहीं लेते हैं। नहीं है तो नहीं है भाई। जब क्या कहते हैं सर, एक कहावत आपको बताऊं, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब स्थिति कठिन होती है तो बहादुर लोग निकल पड़ते हैं, जब स्थिति सबसे कठिन होती है तो भारतवासी निकल पड़ते हैं। वाह। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला युद्ध जो है ये सैनिकों से ज्यादा अर्थव्यवस्था का That's युद्ध है। right. It's an economic war. भाई ईरान सुपर पावर तो कोई है नहीं, लेकिन इकोनॉमिक कोवर्शन उसने बहुत की है। स्टेट को, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उसने आर्थिक चोट बहुत से देशों को, मिलिट्री में उसकी ताकत नहीं है कुछ करने की, लेकिन आर्थिक चोट उसने। इसका मतलब ये हुआ दीपक जी कि जो सबसे ज्यादा कम खपत करेगा पेट्रोल डीजल की, इलेक्ट्रिसिटी की, सोने में इन्वेस्टमेंट की, वो सबसे ज्यादा देर तक इस युद्ध में लड़ पाएगा। 100%। और वो इंडिविजुअली जब भारतवासी अगर करें, क्योंकि बूंद बूंद करके तो सागर बनता है सर। सो आई वुड अपील सर, आपका प्रोग्राम इज, यू आर इंसेनली अरे पॉपुलर, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुन लीजिए ये क्या कह रहा है, आप ही ने चुना है इनको, 3rd टर्म है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं एंड रिस्पॉन्ड। अगर आपको लगता है कि अगर सोना ना खरीदें क्या हो जाएगा, लोग तो कह रहे हैं हम खरीदेंगे साहब, तो पीएम को खरीदें, आपकी मर्जी। वो कह रहे हैं हम ज्वेलरी खरीदेंगे, ज्वेलर्स भी कह रहे हैं कि रॉ गोल्ड मत खरीदिए, जो खरीदने वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब देश पे आपत्ति आती है फिर, और क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम ये चीज़ें कह सकते हैं। चीन में भी यही बात चल रही है कि उनको भी बहुत ज़रूरत है और प्यार है सोने से। वहाँ पे तो पार्टी ने बोला कि कोई खरीदेगा तो देखो, सब चुप होकर बैठ गए, क्योंकि वो तो तानाशाही है ना सर। तो सर क्या दुनिया धीरे धीरे वॉर इकोनॉमी में प्रवेश कर रही है और आम आदमी को उसका एहसास तक नहीं है, कह सकते हैं? नहीं, अगर ईरान हट जाता है, सरकार वहां पे बदल जाती है, तो चीजें विल कम बैक कुछ महीनों के अंदर टू नॉर्मल। यानी हम वॉर इकोनॉमी में नहीं जा रहे? नहीं, अभी नहीं सर, शॉर्टेजेस नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पीएम इस तरीके की अपील कर रहे हैं, इसका मतलब हम वॉर इकोनॉमी में जा रहे हैं। पीएम अपील इस तरह की कर रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है, अगर और हमारे को शॉर्टेज होती है तेल की, आप उसके लिए तैयार रहें। ये नहीं कि खाना पीने में राशन लगा देंगे, और ये नॉट एट ऑल सर। भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक जमाना था, आपको याद होगा 66-67, याद है अनुराग? आप तो बहुत छोटे थे, आज के ऊपर आपको तो जन्म ही नहीं हुआ था कि जब हम मिसेस गांधी, हम अकाल था देश में, 65 में जंग हुआ था, और फिर 66 में शास्त्री साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय, जब 65 का जंग हुआ, ही वाज प्राइम मिनिस्टर। फिर ताशकंद में समझौता हुआ था, यू नो, एंड देन ही पास्ड अवे। उन्होंने कहा था कि अकाल की स्थिति है तो आप सोमवार को मत खाइए। और सर, मैं उस समय 14 साल का था, 2 साल 65-66, अनुराग सर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, 104 सोमवार मैंने नहीं खाया सर। अच्छा, आई डिड नॉट ईट। माँ तो माँ होती है, दीपक खा ले, या माँ नहीं, दिस इज एन इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। तकलीफ बहुत होती थी, आज भी रूह कांपती है जब याद करता हूँ। आज मेरे पास, जब मिसेस गांधी गई थी अनाज मांगने के लिए अमेरिका से, तो वो लोग कह 9 और 11 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया था। वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो बेवकूफ लिंडन जॉनसन, कहता है भीख मांगने आई है। अच्छा, ऐसी चीजें कोई कहता है दूसरे देश के लीडर को? पर अमेरिका तो घमंड बहुत है ना, जो मर्जी चाहे कह देते हैं। सो उस समय उन स्थिति खराब थी, पर उसी के साथ साथ सर फिर वो सारे प्रतिबंध लगे, तेल, ये दूध नहीं मिलता था, बर्फी मत बनाओ, 25 से ज्यादा लोगों को शादी पर मत बुलाओ, यू नो। अच्छा, कोरोना से पहले भी देश इस तरीके की, ये तो 66-67 की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्रतिबंध है। उसी समय तो राशन कार्ड शुरू हुए, मदर डेयरी शुरू हुई, ये दूध लेने के लिए आपके पास वो
टोकन होना चाहिए था, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। आज ये स्थिति है, ये हमारे किसानों के सामने मैं शीश झुकाता हूं कि कल मान लीजिए सारी दुनिया में कृषि खत्म हो जाती है, फिर भी 1 साल के लिए भारत पूरी दुनिया को खिला सकता है। वाह, इतनी सामग्री, इतना चावल, इतना गेहूं हमारे गोदामों में है। वाह, बहुत भरोसा दिला रहे हैं आप सर। आपने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसी भी युद्ध से पहले एक आम आदमी, हम जैसे लोग, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? घबराहट गलती Panic. होती। हाँ, अफवाहों पर ध्यान देते हैं। सोना खरीद के, मतलब हम चाहते हैं कि Panic भाई, buying. है ना, पैनिक बाइंग ये नहीं Okay. करना चाहिए। पैसा निकालना, एटीएम पे लाइन लग जाती है। किस बात के लिए? सरकार तो आपका पैसा छीन नहीं रही। या फिर लोग कहते हैं कि सरकार पर अब हमें भरोसा नहीं रहा, जैसा कि अभी विपक्ष कह रहा है कि भैया कॉम्प्रोमाइज पीएम, अभी ये पीएम ने सरेंडर कर दिया। कॉम्प्रोमाइज कौन है? अभी कल तो मैंने सुना एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे थे, इसी व्यक्ति जिसका आपने नाम लिया है, कि आप इतने बार विदेश गए थे, किसने पैसे दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये बहुत उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसी चीजें, अच्छा वो मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहता है डेड इकोनॉमी, तो आप खड़े हो जाते हैं डेड इकोनॉमी। अरे यार क्यों यार, तेरा चाचा है वो जो वो कह देता है। किसी दिन कहता है कि नरेंद्र मोदी तो आदमी ठीक नहीं है, देखा जी उसने बोला है, फिर कहता है वो तो बहुत शानदार आदमी है, फिर चुप हो जाते हैं। और इतना मैं सर, द रियलिटी इसके बारे में, अमेरिका के सामने आज अमेरिका के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। वो चाइना जरूर गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेटेस्ट आप IMF की फिगर देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी 32 ट्रिलियन की है, 32 ट्रिलियन US, 12 शून्य। चीन की कितनी है? 20 ट्रिलियन। वो झूठ बोलते हैं चीनी, हमारी इतनी होगी, हम इससे आगे नहीं, वो कर दिया, ये कर दिया है, हमने चंद्रमा पर कब्जा कर लिया, सूरज पर। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दैट। अमेरिकन इकोनॉमी के सामने कोई नहीं टिक सकता। और टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग जो भी है चीन का नेता, उसकी बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनोवेशन, नॉलेज, टैलेंट, फ्री माइंड, अमेरिका स्टिल गिव्स दैट। डोनाल्ड ट्रम्प को भूल जाइए, और 2 साल में वो चला जाएगा। लेकिन अमेरिका का जो बेसिक सिस्टम है, भारत की तरह, देखिए यहाँ पे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, गाली देते हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम है। द माइंड इज फ्री टू रोम। और अब एक चीज और कहूँ सर, मेरा मानना है अब इंडिया चला गया है सर। इंडिया की जगह जामवंत का भारत आया है। इस आदमी ने भारत को उसकी ताकत याद करा दी। दीपक सर, अगर दुनिया 2 धड़ों में बंटती है, तो फिर अगर हम अपनी स्थिति की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? हमारी आर्मी, हमारी कूटनीति, हमारी पॉपुलेशन। ये मेरा अगला हाँ, एब्सोल्युटली, वो लायबिलिटी नहीं है। या फिर पीएम की वैश्विक छवि। अब मैं बता देता हूँ, चाणक्य ने 6 चीजें कही थी। अगर मेरे पास अभी टाइम है, जल्दी से बता देता हूँ। ग्रेट नेशन बनने के लिए 6 चीजें बहुत आवश्यक है। पहली होती है लीडरशिप। वी हैव द बेस्ट लीडरशिप सर। मैंने देखा है ना, 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी, कभी ऐसी लीडरशिप नहीं हुई जैसी आज देख रहे हैं। 30 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र मोदी को दिए, मोर देन एनी अदर लीडर। 30 कंट्रीज, लेटेस्ट इजराइल था, और 9 इन 30 में से इस्लामिक देश है। देयर हाईएस्ट अवार्ड्स उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिए। पहली चीज ये। दूसरा, चाणक्य ने कहा था कूटनीति। सर, वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। जब जंग होती है यूक्रेन और रूस के बीच में, किसको कहते हैं जाने के लिए? मुझे ही कहते हैं ना। हम गए, हमने बातचीत। वो अलग बात है कि वो जो सर्कस का जोकर है, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो तो मजाक कर रहा था कि ये हो रहा है। उस समय यूरोपियन ने उसको कहा था कि नेपोलियन के बाद तू ही तो है दुनिया का सबसे बड़ा लीडर। वो इस बात बेवकूफ आ गया था। क्या कहते थे उसको मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जमाना तुम्हें जो भी कहे, हमने तुम्हें खुदा कह दिया, तुम वाकई मानने लगे कि खुदा बन गए जो खुदा कह दिया तुमको, गधा कहीं का। तो अब पिट रहा है तो देश को बर्बाद कर दिया, गधा कह दिया है, और क्या, तो इडियट। सो तो ये हम लोग गए थे वहां का, नहीं हुआ। सो दैट इज आवर डिप्लोमेट। जयशंकर इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर वी एवर हैड। तीसरी चीज उसने कही थी आर्मी। नंबर 1 आर्मी। पैसा बहुत है, लड़ना वड़ना नहीं आता, हर जगह मार खाते हैं। अमेरिका हथियार बहुत है उनके पास। नंबर 2 रशिया। नंबर 3 इज नॉट चाइना, बिकॉज उनकी फौज टूट चुकी है, करप्ट टू द कोर। और उनके JF फाइटर्स जो हैं, हम उनको कहते हैं जंक फाइटर्स, क्योंकि उड़ता तो है नहीं गिरबाज। सो नंबर 3 फौज भारत की है। फिर उसने बात की थी आर्थिक व्यवस्था। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नो क्वेश्चन, 32 ट्रिलियन हमने अभी आपको बताया। चाइना की 20 ट्रिलियन। नंबर 2 चलिए मान लीजिए। नंबर 3 हम जर्मनी से आगे निकल के, वी आर ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। गर्व होना चाहिए आप सबको उसको। फिर उसने कहा था आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, इफ यू आर नॉट एन एजुकेटेड पीपल, क्या करेंगे? सर,
जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951, माय फादर बाय द वे वाज अ पठान अच्छा फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, माय मदर वाज एसोसिएटेड विद द सिख फैमिली। तो पठान और सिख का जब ये जॉइंट वेंचर होता है तो इतना हैंडसम होता है। यू आर सर डैम हैंडसम। आपसे सीखता हूँ। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब मेरा निर्माण हुआ तब 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, आज मेरे पास 60,000 हैं। प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूँ, प्रति सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोलता हूँ, प्रति महीने मैं एक मेडिकल कॉलेज खोलता हूँ। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। हर 4 भारतवासियों में से 1 विद्यार्थी है। और आपके IIMs, IITs दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे छोले खाने गए ये लोग जो लिस्टें बनाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, मैंने नहीं देखा कि भगवान ने कोई लिस्ट बनाई। कोई गोरा बनाता है बेवकूफ़ और हम उस पर फुदकने लगते, जी हमारा नाम नहीं, अरे फॉरगेट अबाउट इट। आपने एडमिशन लेने की कोशिश की है? अभी वो नीट का जो कांड चल रहा है, आपने कोशिश करी IIT में घुसने, मेरा जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं जा पाएगा। इतने दिमाग चाहिए हमारे बच्चों को जो एंट्रेंस चाहते हैं, अब जा रहे हैं। फिर उसने फाइनली एक चीज़ कही थी चाणक्य ने, छठी चीज़ उसने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर कौन सा देश एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? सर मैं बनाता। हम लोग इस समय देश की राजधानी दिल्ली में है, आपको पता अभी देहरादून का हाईवे इनॉग्रेट किया है, एक्सप्रेसवे जी, 3.5 घंटे 3 घंटे। कौन सा देश है 100 घंटे में 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाता है? मैं बनाता। एक साल में 8 नए हवाई अड्डे फाउंडेशन रखता है, मैं रखता हूँ। साल में 2 नए मेट्रो सिस्टम बनाता है, मैं बनाता हूँ। सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत का बेमिसाल है। लोग आते हैं मेरे पास, जब ये रायसीना डायलॉग अभी भी हुआ था ना फरवरी के महीने में, 100 से ज़्यादा देश आए थे। वो मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आते, मेरा मार्केट देखते हैं, जो ताकत मेरे पास। कई मुझसे कहते हैं अफ्रीकन देशों से आते हैं जहाँ मैं विशेष सलाहकार हूँ, आप डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं अपने आप? तो डेवलप्ड है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, अभी भी हमारे को बहुत काम करना है। तो फिर चाणक्य ने बात की थी कनेक्टिविटी की। यू नो सर, 140 करोड़ की आबादी के पास कितने स्मार्टफोन है? 138 करोड़। और प्रति सेकंड हम 6,600 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, और एवरेज टाइम 2 सेकंड से कम। ये जितनी कंपनियां हैं जो घर में आके सामान दे जाती हैं, रात के 3 बजे बुलाओ, 4 बजे बुलाओ, ये लॉजिस्टिक्स भारत के पास है सर, और किसी के पास नहीं है। पिछले साल 2025 में अमेरिका ने 300 करोड़ कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए थे। 300 करोड़। चीन ने किए थे 1200 करोड़, 1700 करोड़, क्षमा कीजिए। 300 करोड़ अमेरिका, 1700 करोड़ चीन, और बेचारा भारत, हमने 12,000 करोड़ किए थे कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ताकत देख रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी का शहंशाह कौन है सर? मैं। सर एक सवाल बहुत अहम है जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आज दुनिया में युद्ध जो है वो सिर्फ हथियार कंपनियों नहीं और महाशक्तियों की जरूरत बन चुका है, और क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शांति अब आर्थिक रूप से प्रॉफिटेबल नहीं रही? यू नो, मजेदार चीज, आप देखो यूक्रेन कब से लड़े जा रहा है, हथियार उसको बेचने वाले प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना सर, और आप मानेंगे कि उसका 50% पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, 50% वेपन्स रिलेटेड है। भूल जाइए कार्स को, भूल जाइए घर के सामान को, भूल जाइए आपकी घड़ियों को, 50% इज रिलेटेड टू वेपन। सो नेचुरली जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसकी हम बात करते हैं, नेचुरली वो तो चाहता है, फॉरएवर वॉर्स की बात करते हैं ना, लेकिन वर्ल्ड वॉर की बात मत करिए। वो अगर हुई और परमाणु हथियार जो कहते हैं हम यूज करेंगे, तो बेवकूफ मुल्ले को बोलिए नागासाकी हिरोशिमा जाके देख ले वहां पे, फिर तेरे को अकल आ जाएगा। बार बार कहते मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यू नो। सो इट्स गोइंग टू बी फॉट कॉन्टेस्टेशन, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, 800 करोड़ पहुंच गए ना, 8 बिलियन। रिसोर्सेज साधन उतने ही है जी। So you're going to fight over that. आपने अफ्रीका के संघर्ष क्षेत्र भी देखे हैं, वहाँ रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ रहे हैं आप, काम भी किया है आपने।
कैसे डर फैलने की शुरुआत होती है सर? जब पेट्रोल पंप पर लाइन लगती है तब, 100%, जब राशन लोग जमा करना शुरू कर देते हैं 100% जब तब, पैनिक बाइंग होती है या अफवाहें फैलती हैं तब? सर, जब कहीं से भी ये, क्योंकि जहाँ वहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, तो वर्ड ऑफ माउथ, यार खरीद लो चावल, वो बाजार में खत्म हो रहे हैं, फिर वो 4 को बोलेगा 4 लो, वो वैसे ही पैनिक फैल। हमने कोरोना में देखा तो लोगों ने दवाइयां जमा करनी शुरू कर और दी। एक चीज आपको बताऊं सर, कोरोना के टाइम में जहाँ पे इस समय हम लोग बैठे हैं देश की राजधानी में, मेरी पत्नी और मैं बाहर खड़े हुए थे, खाना हम दे रहे थे लोगों को। देखिए सर, कहते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ कितने लोग पैदल निकल गए थे अपने गांव के लिए, आपको याद है अफवाह के कारण? उनमें से भूखे कितने मरे थे? 0। क्योंकि आपके गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोले, हमने खोले, मस्जिदों ने खोले, मंदिरों ने खोले, आइए हमने घर खोल दीजिए, खाइए। Exactly. वो कह रहे थे कि हमें नहीं जरूरत है, नहीं लेके जाओ अपने साथ, कोई दिक्कत ना हो, यू नो। जब मैं बता तो रहा हूँ सर, वी आर अ वेरी गुड पीपल सर। जब कोई समस्या होती है हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और वही चीज है जो बचा सकती है। अफवाहों पे प्लीज अपने कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, देखिए और फिर आप फैसला करिए। राहुल गांधी जेनजीज को बहुत संबोधित करते हैं। जेनजीज के लिए क्या मैसेज है सर? अगले 5 साल के लिए अगर मैं आपसे चाहूं कि इस देश के युवाओं को आप मैसेज दें तो क्या मैसेज होगा? अपने आप पे- मतलब ऑप्शन सुनिए। पैसा बचाने का आप सलाह देंगे, स्किल सीखने की आप सलाह देंगे, देश में रहो ये सलाह देंगे, विदेश जाओ ये सलाह देंगे, या मानसिक रूप से कठिन समय के लिए तैयार रहो ये सलाह देंगे? स्किल्स अपनी बढ़ाइए, बाकी सब जगह पे आ जाएगा। मैं अगर आज यूरोप जाता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी 75 साल में, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। अगर वाहन टैक्सी वाला जाता है, उसको वाहन चलाना आता है, उसको नौकरी मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। सो स्किल्स, स्किल इंडिया, आप पहले अब आपकी जो महारत है, जो आपकी काबिलियत है, हुनर है, उसको आप बढ़ाइए। उसके बाद चाहे विदेश जाइए, इधर जाइए, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जेन जी की बात करते हैं। जेन जी तो बुढ़ा हो गया सर, अब तो मेरा ख्याल जेन अल्फा आ गया है ना आजकल। जेनजीज बुढ़ा हो गए। यही तो कह रहे हैं कि भाई जेन जी, पहले मिलेनियल्स बड़े फुदकते थे, फिर जेन जी आ गया, और जेन जी की कहानी भी खत्म हो गई, अब तो जेन अल्फा आ रहा है। अल्फा आ गया। सो माय फीलिंग हियर सर इज कि जो भी आप लोगों ने करना है, यू हैव टू लुक कि भविष्य क्या होगा। भविष्य डिजिटल होगा, यानी कि बंदूक से युद्ध नहीं होगा, डेटा से युद्ध डेटा से होगा, होगा। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट देश की राजधानी में हुआ था फरवरी के महीने में। 50,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन थी पहले दिन में, इनॉग्रल डे। मैंने भी किया था। जब वहां पहुंचा तो मेरे साथ जो गए थे लोग कहते हैं सर आपकी सीट तो कोई और ले गया। 2.5 लाख लोग पहुंच गए वहां पर। मैंने कहा चलिए घर जाके बैठ के देखते। आई मीन द डिजायर टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एआई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी साथ टीम लेके गया है टू चाइना, उसने क्या संदेश दिया? 17 जो बिजनेसमैन उसके साथ गए, फाइनेंस और हाईटेक, कि इन लोगों का टर्नओवर चाइना के जीडीपी से ज्यादा है। Okay. ये 17 लोगों, और सबसे बड़ा एआई है सर। आजकल तो एआई, हर चीज में एआई चलती है ना। सो आई थिंक ये जो समिट हुआ था, इसके बाद कहा गया था कि अगले 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां बनेंगी रिलेटेड टू एआई। कौन से देश में ये बनेंगी? हमारे देश में। दीपक वोरा जी, वैसे तो मैं चाहता था कि आप विदेश सचिव हों, लेकिन अगर आप होते विदेश सचिव आज की तारीख में, तो देशवासियों को क्या सलाह देते या क्या चेतावनी देते आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए? जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। हम पे भरोसा करो, भरोसे के बिना कुछ नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी अगर मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, मैं भी नहीं करता, तो आप जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें करिए, बैठ के चाय पीजिए, चॉप सुई खाइए, नूडल्स खाइए, जब तक भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अमेरिका बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जो बाइडेन ने जब टेक ओवर किया था ना, जो ट्रंप के बिटवीन द टू ट्रम्प्स, जो बाइडेन था बुढ़न जिसको मैं कहता हूँ, तो उसने क्या कहा था? ही स्पोक, ही हैड अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पिंग पोंग के साथ, और उसने कहा कि अमेरिकन सेनेटर्स को कह रहा था, अगर आप लोग सतर्क नहीं होंगे तो ये आपका भोजन खा जाएगा। क्योंकि अमेरिका उस समय बात करते थे अमेरिका इन डिक्लाइन। अरे रबिश, अमेरिका कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है, वापस आएगा। अमेरिका की एबिलिटी है टू सेल्फ करेक्ट, भारत की भी है। गलतियां हम करते हैं, फिर सीख जाते, समझ जाते हैं, ये हम कभी नहीं कहेंगे। फिर मैं सुनता हूं कि अच्छा ये पीएम साहब ने तो ये कहा, लेकिन हमारी पीएम ने 40 साल पहले। अरे कहा था तो कौन सी बड़ी बात है? अगर अच्छी बात है, ये दोहरा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हम कब कह रहे हैं कि सारा ज्ञान इन्हीं के साथ आया है? ज्ञान पहले भी था, लोगों ने देश की सेवा की है। मिसेस गांधी बहादुर प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन करना था करना, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं सर। क्रेडिट, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अगर हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो आप आज इनको क्रेडिट दीजिए।
दिस इज व्हाट एक आखिरी सवाल सर, जी। आपका एनर्जी लेवल देख करके, आपकी पॉजिटिविटी देख करके, आपकी खुशी देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि देश में कोई संकट आने वाला है। ये जामवंत साहब की भक्ति है या वाकई में सच में अभी हमारे देश में ऐसा कुछ संकट आने वाला नहीं नहीं है? संकट आने वाला सर, विल डील विद इट, भरोसा करिए। अच्छा। वी नो हाउ टू डील विद इट। और हमारे जो महात्मा लोग हैं, महापुरुष हैं, यू नो सर, एक चीज आपको बताता हूँ। मैं महाकुंभ में जब गया था पिछले साल फरवरी जी। में, तो मैं किन्नर अखाड़ा में था। हाँ। और मैंने एक महात्मा आई वहाँ, फीमेल, उनके चरणों में बैठा, कहती मेरे साथ बैठिए राजू। मैंने कहा ना, ये मेरी औकात नहीं है, आपके चरणों में बैठूंगा। मुझे बताइए, जब पीएम साहब कहते हैं हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के, याद है ना फेमस स्पीच? जी 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 जी। बालाकोट के बाद 6 साल Yes, पहले। yes. मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहती राजदूत, आखिरी चीज भगवान श्री हनुमान ने क्या की थी? मैंने कहा महल को आग लगा दी थी। कहती समझे, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। ओके। तब मुझे समझ आया कि जो शक्ति है भारत की, उसको अगर आप ललकारोगे, अब वो शक्ति बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव काम अगर आपको ठोकना है, पॉजिटिव देश के अंदर जो विकास हो रहा है। फाइनली आई विल टेल यू समथिंग सर, मैं बॉम्बे में था पिछले साल जनवरी में 2025 में, तो मैं संबोधित कर रहा था रोटरी क्लब वालों को। ओके। 2-3 हज़ार थे। और मेरी आदत है जब मैं बातचीत करता हूँ माइक्रोफोन लेके कॉर्डलेस में घूमता रहता हूँ, एक जगह नहीं रहता। तो एक औरत रो पड़ी। मैंने कहा मैडम मैंने क्या कर दिया जो आप रो रही हैं? कहती है मैंने इस प्रकार का पैशन, जुनून भारत के बारे में नहीं सुना, मैं आपको बहुत खुश करूंगी। ये क्या बात कर रही है? मैंने कहा मैडम मैं विवाहित हूँ, मुझे खुश होने की, मैं जा रहा हूँ। खैर 3-4 दिन के अंदर उन्होंने एक कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम है लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लव माई इंडिया। और वो राष्ट्रवादी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये स्कार्फ बनाएंगी, वंदे, हाँ यू नो, कुछ बनाएंगी, भारत का बनाएंगी, इंडिया का बनाएंगी। आई एम अ नेशनलिस्ट, आई लव माई इंडिया। और मैंने उनसे पूछा कि आपको 1.25 साल हो गया। कहती है माई सेल्स आर ग्रोइंग एट 30 to 40% पर मंथ। मैंने कहा ये क्यों? कहते आज भारत के नौजवान जो, दे आर प्राउड टू बी इंडियंस, वो यहाँ पहन के बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो अनुराग सर, ओ सर, ये आपके लिए एक स्कार्फ है। अरे सर, जिस पे लिखा हुआ है भारत। प्रिविलेज इज माइन सर। सर आप इसको पहनिएगा सर, प्लीज पुट इट। अरे बिल्कुल सर, विद अ लॉट ऑफ प्लेजर। ये लीजिए, इसको आप पहनिएगा। और फिर जब आप अपना कोट पहनेंगे तो ये उसी से मैच करता हुआ एक पॉकेट स्क्वायर है सर। वाह वाह वाह, जेब में रखने के लिए। ये भी आपको दिखा रहा हूँ सर जी। और ये स्कार्फ आपके लिए, तो ये आप रखिए, ये आप रखिए। और ऐसी जब इस देश के पास बेटियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, आजकल तो वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिकती हैं, अपने ही जो उनका अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाती हैं। तो मेरा ये मानना है सर, ये आप रखिएगा अपने पास। थैंक यू। कि जैसे मैंने रखा है, आप भी इसको पहनिए जी गर्व से, और लोग जितना ये बताएं हम भारतवासी हैं, बस वही मेरी प्रार्थना है सर। अगले जन्म में, ऐ सुन रहा है, आ रहा हूं तेरे पास, मुझे फिर से भारत में भेजियो, फिर से राजदूत बनाइयो। अभी नहीं आ रहे सर, अभी नहीं आ रहे, रुक जा, अभी आ रहा हूँ। मुझे फिर से भारत में भेज, राजदूत बना, और अनुराग मुस्कान की दोस्ती फिर से दे। अरे सर थैंक यू सर, मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। मतलब मैं आपका किन शब्दों में आभार करूं। You are absolutely outstanding. तो मतलब कुल मिलाकर के ना हमें सोना खरीद कर जमा करने की जरूरत है, ना पेट्रोल डीजल पे लाइन लगाने की जरूरत है, ना ATM पर अभी लाइन लगाने की जरूरत है, और ऐसी स्थिति आएगी भी नहीं। 100% नहीं आएगी। चलिए, इस भरोसे के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपका करता हूं, अगर आएगी तो आके मुझे ठोक देना। नहीं सर, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं सर। दीपक वोरा जी, आपने कारनामा के लिए इतने व्यस्त समय से भी समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे नहीं सर, आप इससे ज्यादा काबिल हैं सर। थैंक यू। रुकिए सर, मैं क्लोजिंग कर देता हूँ जी। दोस्तों, दीपक वोरा साहब, मैंने इनका परिचय बहुत कम दिया, वैसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर इनका परिचय देने बैठता तो फिर कारनामा का पूरा एपिसोड और पूरा समय उसी में बीत जाता। लेकिन मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज दीपक वोरा जी मेरी कार में बैठे हैं, कारनामा में हम सफ़र हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य देशवासियों का है कि उन्होंने कई ऐसे सवाल जो हमारे और आपके मन में थे, उनके जवाब दिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या ये मोदी भक्ति है? उन्होंने कहा नहीं। वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि हमारे देश की भक्ति अभी पूरी दुनिया करने वाली है। ये मोदी भक्ति बहुत छोटा सा शब्द है। जिस तरीके की तैयारी
सरकार की है, प्रधानमंत्री की है, अगर उस पर भरोसा किया जाए, दीपक वोरा साहब की बात पर भरोसा किया जाए, तो मुझे लगता है कि हर संकट से निपटने में हम सक्षम हैं। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जनता का, भारतवासियों का सहयोग सरकार को चाहिए होगा। मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में बोलता भी था सर, जब मैं घंटी बजाव करता था, कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी। म्यूचुअल भरोसा। जी, तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। आपके मन में जो भी सवाल हो पूछिएगा। दीपक वोरा साहब इज लाइक अ फादर टू मी, तो मेरा कभी भी निवेदन वो ठुकराएंगे नहीं, फौरन चले आएंगे कारनामा में। आपके पास अगर कोई सवाल हो तो दीपक वोरा साहब के लिए पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कारनामा में अगले हम सफर के साथ बहुत जल्द आपको रूबरू कराता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू अनुराग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत